नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है यलगार हो का। यलगार हो के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र में सत्ता कभी भी किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रहती, वो चाहे कितना भी तिलिस्मी नेता ही क्यों ना हो। आजादी के बाद पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक, कांग्रेस और फिर राजीव गांधी से होती हुई सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक के सफर में यह बात कई बार समझाई जा चुकी है। लेकिन आजादी के बाद एक लंबे समय तक सत्ता के शिखर पर रही कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की स्थिति में कैसे खड़ी हो गई है, इस पर ध्यान देने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। इतना ही नहीं, अपनी सियासी जमीन खो चुकी कांग्रेस ने उसे वापस लेने के लिए अब एक मेगा प्लान बनाया है। क्या है वो प्लान और कैसे अपने खोए हुए वजूद को वापस लाने की तैयारी में है कांग्रेस, जानेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में कांग्रेस विधानसभा चुनावों में आक्रामक रुख में नजर आएगी। जी हां, इतना ही नहीं, अब कांग्रेस ने हिंदुत्व की काट के लिए भी मंथन किया है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को लेकर अब गहरी चर्चा हुई है। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता दो अलग अलग धुरियों पर खड़े नजर आए। कांग्रेस के कई सदस्यों, खासकर उत्तर प्रदेश के नेताओं ने हिंदुत्व को लेकर नरम रुख अपनाने की वकालत की और कहा कि पार्टी को धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए ताकि ये अलग थलग न दिखे। दूसरी तरफ कई वरिष्ठ नेताओं का कहना था कि कांग्रेस को अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि के साथ ही जुड़ा रहना चाहिए और उसे बीजेपी के राह पर चलकर उसे पीछे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनकी राय में ऐसा करने से पार्टी को और अधिक नुकसान ही होगा। हालांकि पार्टी को मजबूत करने और पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह को चुनौती देने के लिए एक साल के लिए राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पद यात्रा करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सियासी जमीन को मजबूत करने के मद्देनजर राहुल गांधी अगले एक साल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा पर रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस की कड़ी नजर रहेगी और इसी कारण चिंतन शिविर की शुरुआत से पहले शनिवार को राहुल गांधी ने प्रभारियों, अध्यक्षों और महासचिवों के साथ बैठक की और राहुल गांधी की ये यात्रा बस से, ट्रेन से और ज्यादातर पैदल ही रहेगी। आपको बता दें कि इस यात्रा की तैयारी की जिम्मेदारी किसी वेणुगोपाल को दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चिंतन शिविर में पार्टी को हिंदुत्व की नरम छवि के साथ चलने की वकालत की। उत्तर प्रदेश के आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी बघेल और कमलनाथ का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को हिंदुत्व की नरम छवि अपनाने से घबराना नहीं चाहिए। अब कांग्रेस के इस प्लान से 2024 चुनाव में कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो राहुल गांधी का ये मेगा प्लान जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा में होने वाला है, तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी से अंकित मिश्रा और कांग्रेस पार्टी से मदन मोहन शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। तो मदन मोहन शुक्ला जी, आपसे सबसे पहला सवाल जो रहेगा ये है कि भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी अब लेकर कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जो शुरू करने वाली है, ये क्या है, ये कैसा प्लान है, ये किस तरीके की यात्रा है जो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपना वजूद जो खो चुकी है उसको शुरुआत करने के लिए ये यात्रा शुरू करने वाली है? जी मदन मोहन मिश्रा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मदन मोहन शुक्ला जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या है ये मेगा प्लान जो राहुल गांधी का प्लान है, ये यात्रा का जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की ये यात्रा है, किस तरीके की यात्रा रहेगी, क्या क्या इसके लिए प्लानिंग तैयार किए जा रहे हैं? जी मदन मोहन जी, आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है, नेटवर्क में आ जाइए प्लीज।
कहीं ना कहीं हमारा संबंध टूट रहा है। अंकित मिश्रा जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अंकित मिश्रा जी के पास जाएंगे। अंकित जी, कांग्रेस जो धीरे धीरे अपना वजूद समाप्त करते हुए दिखाई दे रही है, अब फिर एक बार अपने पैर जमाने के लिए एक यात्रा की शुरुआत कर रही है जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जाएगी। क्या कहेंगे आप? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, पहुंच रही है। देखिए, राहुल गांधी जी, जो युवराज राहुल गांधी जी हैं, ये बेपटरी हो चुकी कांग्रेस को दोबारा पटरी पर लाने की चाहे जितनी भी कवायद कर लें, लेकिन अब जनता, जो भारत की जनता है, वो कांग्रेस की वंशवाद व तुष्टीकरण की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करने वाली है। ये चिंतन शिविर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पर्यटन के अलावा कुछ भी नहीं है। रोजगार पर बीजेपी कोई सवाल नहीं खड़े कर रही है, रोजगार के मुद्दे को नकार रही है, बेरोजगारी के मुद्दे को नकार रही है। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस लगातार इन बातों को सामने लेकर के आ रही है, हो सकता है यात्रा में भी इन मुद्दों को सामने भी लेकर के आया जाए। जी अंकित जी बोलिए। जी, जो ये महंगाई और बेरोजगारी पर मुद्दा उठाना, ये सभी मुद्दे लेकर के ये जनता के बीच में गए थे चुनावों में, और जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनावों में पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ दिया है। चाहे उत्तर प्रदेश की में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की दोबारा सत्ता में वापसी का इतिहास रचने का काम हो, चाहे अन्य विधानसभा चुनाव की बात हो। आपको बात करते हैं महंगाई पर। महंगाई पर एक रैली हुई थी बहुत बड़ी जयपुर में, और उसमें 10 मिनट तक राहुल गांधी ने भाषण दिया था, और उस महंगाई की रैली में हिंदू बनाम हिंदुत्व पर भाषण देने का काम राहुल गांधी ने किया था। क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आई थी? क्या? मुझे तो खुद महसूस ये होता है कि जिस पार्टी के नेता सबसे ज्यादा महंगाई पर मुद्दा उठाते हैं, वो खुद महंगाई की रैली पर हिंदुत्व पर भाषण देते हैं और सवाल हमसे पूछते हैं। मदन मोहन जी क्या कहेंगे? आपको महंगाई पे जो 40 मिनट बोले वो समझ में आया? आप जो बात देश में अस्थिरता पैदा करते हो उस पर अगर उठाया गया तो आपको बड़ा मिर्चा लग जाता है। आप इस देश को महंगाई की रैली पर हिंदू बनाम हिंदुत्व आपके नेता बोल रहे हैं और सवाल आप हमसे कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? उसमें गलत क्या? उसका जवाब दीजिए ना, गलत क्या है? रैली का विषय जब महंगाई था तो उस पर हिंदू बनाम हिंदुत्व करने का काम आपके नेता कर रहे हैं। आपके नेता नारे लगाते हैं, कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी धर्म की लड़ाई करती है, धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। अब यहाँ से तो साफ हो जा रहा है कि धर्म की राजनीति कौन करता है। नहीं बताओगे कोरोना में इतने लोग मरे कि नहीं मरे? कोरोना में भारत सरकार ने झूठ बोला कि नहीं बोला? यूनो सीधे सीधे कह रहा है वो WHO की आपने झूठ बोला है। 1 गुना नहीं, करीब 50 गुना झूठ बोला है, 100 गुना झूठ बोला है। आप इस पे चर्चा नहीं करोगे कि आप देश के जो यहाँ का वातावरण है आप खराब करने का प्रयास कर रहे हो। आप सत्ता के लिए माहौल खराब करने का, लोगों में भय और संशय पैदा करने का प्रयास कर रहे हो। अच्छा, कांग्रेस पार्टी बार-बार मीडिया पर सवाल क्यों खड़े करती है? ऐसा क्या मीडिया से उसका है सवाल खड़े करती है कि मीडिया एक तरफ ही रहता है? कैसे मीडिया एक तरफ ही रहता है? मैडम, मीडिया तो सच्चाई ही दिखाएगा ना, जो सच्चाई है वही तो मीडिया दिखाएगा। एक तरफ कैसे रहेगा मीडिया? क्या का सहारा क्यों ले रहे हैं आप? ये बताइए। आप बहुत बड़ी बात कर रहे थे कि बड़ा प्रचंड बहुमत, कितना प्रचंड बहुमत भाई? आपका उप मुख्यमंत्री हार गया, आपने उसको फिर उप मुख्यमंत्री बना दिया। आपके 12 मंत्री हार गए। काहे के हार गए भाई? बहुत अच्छी सरकार थी यूपी में। योगी जी ने प्रचंड बहुमत के साथ और इतिहास रच के पूरा भारत, उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। क्यों हो गया? आप ये सब बातें, प्रचंड बहुमत है, मोदी लहर चल रही है। काहे की लहर चल रही भाई आपकी? इतिहास रचा है। प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत से अपना आशीर्वाद दिया है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की पॉलिसी को यूपी की जनता ने अपनाया है। यूपी की जनता ने वंशवाद और परिवारवादी पार्टियों को समाप्त करने का कार्य किया है। सरकार का लक्ष्य है सबको धोखा, सबको लूटना और सबको साथ विश्वासघात आपका लक्ष्य है। एक लक्ष्य है भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, वंशवाद। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का एक लक्ष्य बच गया है, वंशवाद और परिवारवाद। कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी परिवार से प्रारंभ होकर गांधी परिवार पे ही इसका अंश हो गया है और कुछ भी नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के एक परिवार बताओ जिसका कोई बाबा पिता कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो। इनके तो मोतीलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे,
इंदिरा गांधी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तुम्हारे यहाँ कोई एक परिवार बताओ ना। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तरीके से सिर्फ एक परिवार के स्वार्थ की राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी के उसमें नहीं है। आजादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश को बहुत नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियां, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद को आधार बनाकर देश को मूल्यवान समय बर्बाद किया है। आज भी ये कांग्रेस पार्टी, ये परिवारवादी पार्टी देश को सिर्फ और सिर्फ पीछे ले जाने की ओर तुली हुई है। और अगर लोकतंत्र को बचाना है और उसे मूल्य और उद्दिष्ट बनाना है तो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ अनवरत संघर्ष करना ही होगा। और भारत की सरकार लगातार वंशवाद और परिवारवाद को नकारते हुए एक अच्छे और सुशासन की ओर चल रही है। मोदी और अमित शाह का लड़का उसमें चेयरमैन है, वो परिवार नहीं है। आज हिंदुस्तान में करीब आपके 50 परिवार ऐसे हैं जिनके लड़के नाती सब आपके भाजपा में हैं। आप जिसको करते जो आपके जो लूट पे शामिल हो, जो धोखे में शामिल हो, उनके साथ रहते हो। अच्छा, राहुल गांधी जी कहते हैं बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम करती है, क्या कहेंगे अंकित मिश्रा जी? राजनीति ही करती है। तकलीफ होती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कांग्रेस की हालत देखकर। ये चुनावों में मिली जो हार की इनकी जो बौखलाहट है, ये देखकर बड़ी तकलीफ होती है। और आज के जमाने में कांग्रेस की इस स्थिति में कांग्रेस को डिपेंड करना बिल्कुल आसान नहीं है। तो मदन मोहन जी को नमन तो वैसे भी है कि कांग्रेस की इस स्थिति में वो कांग्रेस को डिपेंड कर रहे हैं। क्या कहेंगे मदन मोहन जी? समझिए और पढ़िए, कांग्रेस देश के लिए काम करती है, सत्ता के लिए बाद में काम करती है। आप सत्ता के लिए काम करते हो, आपसे देश से कोई मतलब नहीं होता है। कांग्रेस हमेशा अपने आप को पीछे रखकर देश का हित देखती है। आजादी के बाद नेहरू जी का एरा देख लीजिए, देश में यहाँ पर जो बुनियाद रखी विकास की नेहरू जी ने रखी है। उसके बाद आप देख लीजिए, जब भी नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने गरीबों के लिए राजा महाराजा परिसर किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये चांदी के चम्मचों में खाना खाने वाले लोग, ये चांदी के चम्मचों में खाना खाने वाले लोग राहुल गांधी, सोने के पालनों में डलने वाले लोग ये राहुल गांधी, ये गरीब जनता का दुख दर्द क्या जाने, गरीब जनता का दुख दर्द जानते किया, जो गरीब जनता के बीच से लेकर भारतीय जनता पार्टी का ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसने गरीब की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको सुनने का काम किया है। गरीबों के घर में निःशुल्क शौचालय जैसी मूलभूत समस्या आज तक देश में नहीं हो पाई थी, उसको नरेंद्र मोदी दामोदर मोदी जी ने किया है। घर घर शौचालय का काम, गरीब और इसी उज्ज्वला योजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम, चाहे सिलेंडर पहुंचाने का काम हो, ये सब सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। आप जानकारी कहिए। आने में 300 था और 7 साल में आपने 1000 कर दिया। ये सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पेट्रोल जो पहले हमारे यहाँ 60-70 रुपए था, जब क्रूड की कीमत बहुत ज्यादा थी, और आपने पहुंचा दिया 110-120 रुपए में। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप देश को लूटने का काम कर रहे हैं। आप अपने प्रचार पर जितना खर्चा कर रहे हैं, आजादी के बाद कोई भारत सरकार इतनी नहीं थी जिसने अपने प्रचार पर इतना खर्चा हुआ। अपनी तारीफ पर खर्चा जितना किया विज्ञापन में, ये मोदी सरकार ने किया और किसी ने नहीं किया। आज ये हमको कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस सरकार में, ये सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लोकतंत्र में तानाशाही अगर कहीं है तो ये चल रही है। कोई बोल दे तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी। आप चुनी हुई सरकारों को दबाने का प्रयास करते हो, गिराने का प्रयास करते हो। आपने महाराष्ट्र सरकार अस्थिर करने का प्रयास किया, मध्य प्रदेश में आपने अस्थिर करने का प्रयास किया, आपने उत्तराखंड में अस्थिर करने का प्रयास, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। ये तानाशाही का रवैया है। और मैं आपसे कहता हूं कि आप कानून के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर आपको कोई लगता है कि कानून बदलना है तो उसको बदलिए, आपको जनता जवाब देगी। महोदय, कानून के साथ खिलवाड़ तो आपके नेता राहुल जी कर रहे हैं। जेएनयू में जाके नारे लगाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वो कातिल किसको कहते हैं? आप यहाँ पर स्वीकारिए कि कातिल कौन है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज कातिल है? अरे तो आपकी सरकार, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कौन रोक रहे हैं? क्या पुलिस आपके पास, सेना आपके पास, मिलिट्री कार्रवाई करते हैं, राष्ट्रीय है। और अगर वो नारे लगा रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो क्या इस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? कश्मीर में पंडित क्यों मारे जा रहे हैं? कश्मीर में पंडित क्यों मारे जा रहे हैं? रोज सैनिक क्यों मारे जा रहे हैं?
अब तो सरकार भी आपकी है, सेना भी आपकी है, पुलिस भी आपकी है, केंद्र में नहीं मारे जा रहे हैं और सैनिकों के ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही है उसका एक का बदला 10 से लिया जा रहा है। बालाकोट स्ट्राइक करके मोदी जी ने इतिहास रचने का काम किया। अगर कोई भारत की तरफ आजाद खुरा के देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ देख ले। भारतीय जनता पार्टी सैनिक मर गए जब सैनिकों ने कहा था कि हमको हवाई जहाज से भेजिए, आपने बाई रोड क्यों भेजा? मदन मोहन जी, बीजेपी कहती है कांग्रेस जब खतरे में होती है संविधान खतरे में नजर आता है। मतलब जब कांग्रेस खतरे में होती है तो उसको संविधान भी खतरे में नजर आता है। बीजेपी का तो ये कहना है। बीजेपी का से संविधान से कोई मतलब नहीं, देश से कोई मतलब नहीं, आजादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान रहा नहीं, देश के विकास कोई योगदान रहा नहीं। आज चाहे HAL हो बेचने का काम कर रहे हो, चाहे LIC बेचने का काम कर रहे हो, चाहे रेलवे बेचने का काम कर रहे हो, जितने सरकारी संस्थान इनको बेचने के लिए दिए गए हैं, आज लोगों को आप धोखा दे रहे हो। आप किसी को नौकरी कहां मिल रही है? रेलवे की नौकरी निकलती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, वो उसका एज बढ़ जाती है। 3 साल पहले पेपर भी निकलता है, फिर 2 साल बाद इम्तिहान होता है, फिर 1 साल बाद होता है पेपर लीक हुआ और रद्द हो जाता है। आप इस तरह के धोखा देने का काम करते हो। न भर्तियां रेलवे में हो रही हैं, न रोडवेज में हो रही हैं, न सेना में हो रही हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप देश की जनता को सब चीज ठेकेदारी में दे रहे हो। आज अडानी की हैसियत बढ़ती जा रही है और गरीब की, मजदूर की, किसान की, छोटे व्यापारी छोटा होता जा रहा है। आज ये सरकार अडानी अंबानी के लिए काम कर रही, देश की जनता के लिए काम कर रही। अंकित मिश्रा जी, ये सरकार किसके लिए काम करेगी? अडानी अंबानी के लिए काम करेगी या गरीबों के लिए, किसानों के लिए काम करेगी? बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है जो बार बार कांग्रेस पार्टी लेकर के सामने आती है। कांग्रेस शासित राज्यों में जो घटनाएं होती हैं उन पर ये चुप क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि इनका मॉडल क्या है? बलात्कार होता है तो पहले ये राज्य देखते हैं, पीड़िता का धर्म देखते हैं, उसकी जाति देखते हैं, ये अपनी वोट बैंक की राजनीति देखते हैं। और अगर ऐसा ही है तो किसान की कर्ज माफी का वादा अभी तक अशोक गहलोत जी पूरा क्यों नहीं कर पाए हैं? कांग्रेस महिलाओं का विरोध करने वाली पार्टी है, ये 3 तलाक का विरोध करने वाली पार्टी है। ये महिलाओं की विवाह की उम्र 18 से 21 साल कर दी जाती है तो उन्हें आवारा कहने का कार्य करती है। मदन मोहन जी, दलित लड़की को जिंदा मिट्टी तेल ट्राप का जिंदा जलाने का काम इनकी सरकार करती है। महिलाओं के साथ जितने बलात्कार कांग्रेस शासित राज्यों में जो घटनाएं होती हैं उन पर आप चुप क्यों हैं? उन पर भी तो चुप्पी तोड़िए। आपका मॉडल उन पर क्या कहता है? क्या पीड़िता का धर्म देखकर ही आप आवाज उठाएंगे? क्या उसकी जाति देखकर ही आप आवाज उठाएंगे? सिर्फ और सिर्फ आप तुष्टीकरण की राजनीति करने का देश में काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप वोट बैंक की राजनीति करने का काम आप करते हैं। पीड़िता के हत्यारों को बचाने का काम किया गया, बाद में जब जांच में आया तब उनको गिरफ्तार किया गया, उनको बचाने का काम किया गया। DM और DIG दोनों का बयान था कि उनका कोई हाथ नहीं है। जब सरकार संरक्षित गुंडागर्दी होगी तो यही होगा। व्यापारी के पति को गोरखपुर में पुलिस मार डालती है, ये कोई नई घटना नहीं है। वहां पर मल्लाहों के ऊपर किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, ये छिपा हुआ नहीं है। कितना महिलाओं का उत्पीड़न इस सरकार में हुआ, उतना कभी हुआ है क्या? आज जितना महिलाओं के साथ इनका इस सरकार में उत्पीड़न हुआ है, मैं समझता हूं शायद आजादी के बाद कभी हुआ हो। इनको कहते हैं कांग्रेस सरकारों में जो हुआ है। कांग्रेस सरकार में हुआ तो आपके पास होम मिनिस्ट्री है, आपके पास है। अगर कांग्रेस गलत कर रही है, बर्खास्त की सरकार आप। तो बीजेपी किसानों के लिए काम नहीं कर रही है, बीजेपी गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है, बीजेपी महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही है, बीजेपी संविधान से अलग होकर के काम कर रही है, बीजेपी कानूनों को तोड़ने का काम करती है, तब भी जनता जनार्दन जो है वो बीजेपी के साथ खड़ी है। आखिर क्यों? अब जनता जनार्दन खड़ी है कि आप खुद खड़े हैं? 2 लाख EVM मशीनें गायब, उसका कोई पता ही नहीं आज तक। जनता जनार्दन खड़ी। ये मुद्दा बहुत पुराना हो गया, नया जुमला लेकर आइए। के भी देश की मीडिया को बदनाम करने का काम कर रही है, नया जुमला लाइए। अरे सच्चाई सुनने का साहस रखिए। जो लोग अपने देश की जनता को दबा न दे सके, जो लोग अपने देश मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है, जो मरने के बाद जो उनको संसार में जगह वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करने का देश की जनता ने कार्य कर दिया है। वंशवाद और परिवारवादी पार्टियों को अब देश की जनता नहीं चुनना चाहती है और देश की जनता परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार के नाम पर जो लोग देश को बर्बाद करने का कार्य करते चले आ रहे थे, उनको हटाने का काम आज
भारत की जनता ने कह दिया है, भारत की जनता वंशवाद, परिवारवाद और की राजनीति के खिलाफ अब पूरे रूप से आ गई। और वोट बैंक का विशेष अधिकार बना के, एंकर महोदय, एक वोट बैंक का विशेष अधिकार बना के हमेशा उस पर वीटो कार्ड खेलने का अधिकार ये कहाँ से लाते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि एक वोट बैंक का विशेष अधिकार बना के हमेशा उस पर वीटो कार्ड खेलने का अधिकार नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे मदन मोहन जी? क्या कह रहेंगे बताइए, तो कहना क्या है इनका कहना क्या, सवाल क्या है तो बताइए। एक बार फिर दोहरा दीजिए अपनी बात को अंकित मिश्रा जी। क्या कांग्रेस पार्टी को या सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को यह नहीं पता है कि कांग्रेस सरकार के शासन में करौली, जोधपुर, भिलवाड़ा, भरतपुर और नौहर में हिंसा भड़की? करौली में भड़की, जोधपुर में भड़की, भिलवाड़ा में भड़की, भरतपुर में भड़की, नौहर में भड़की, कोटा में पीएफआई की रैली को इजाजत किसने दी? सोनिया गांधी को। प्रदेश में क्या बहुसंख्यकों पर अत्याचार नहीं दिखते क्या? हिंसा पीड़ितों से मिलने आज तक अशोक गहलोत क्यों नहीं गए? सरकार सिर्फ और सिर्फ लीपापोती करने का कार्य कर रही है और एक वोट बैंक का विशेष अधिकार बना के हमेशा उस पर वीटो कार्ड खेलने का जो अधिकार ये कर रहे हैं, एक वोट बैंक को विशेष अधिकार बना के हमेशा उस पर वीटो कार्ड खेलने का जिस तरीके का ये अधिकार कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है और ये नहीं हो सकता है। मदन मोहन जी आ गए अपने औकात में ना, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में आ गया ना। जी जी जी, आपको भाषा का भाषा का प्रयोग देखिए, भाषा का थोड़ा मर्यादा में बात करिए। मदन मोहन जी, वीटो कार्ड की बात हो रही है कि ये दल को लेकर के वीटो कार्ड खेल रही है कांग्रेस पार्टी, क्या अपने शब्द वापस लीजिए। हाँ, शब्द हम वापस लेते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि बहुसंख्यक, आप इतने वरिष्ठ हैं और चुनाव में मिली हार की बौखलाहट पे आप इस तरीके के शब्दों का, अभद्र शब्दों का प्रयोग करेंगे। एक प्रतिष्ठित चैनल की डिबेट में आपको आमंत्रित किया गया है और इस तरीके के शब्दों का। ठीक है मदन मोहन जी, अपनी बात को रखिए, इसमें माफी मंगवाइए पहले। ठीक है अंकित मिश्रा जी, उन्होंने बात अपनी वापस ले ली है, बात रखिए अपनी। मदन मोहन जी बात रखिए। आपने बताया कि देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, आपने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था क्यों गिरती जा रही है, आपने बताया कि भारत का स्थान दुनिया में क्यों 101वें स्थान पहुंच गया, आपने बताया कि देश में इस प्रकार की जो भय और संशय का वातावरण क्यों है, आपने बताया कि क्यों पत्रकारों के ऊपर जो कोई पत्रकार सही बात उठाता है उसके ऊपर बंद कर देते उठा के, नमक रोटी की न्यूज दिखाने वाले आप पत्रकार को बंद कर देते हो, आप कील और उसके दिखाने वाले को बंद कर देते हो, सैकड़ों पत्रकारों को बंद कर दिया, गौरी लंकेश की हत्या हो गई। इस देश में जो पत्रकारों का सम्मान नहीं कर सकता है, जो देश की जनता का में आपस में भय और ईडीआई और सीबी का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जो जनता के पैसे को अपने विज्ञापन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी सरकार के लिए हम क्या कहा जाए? अभी तो आप कह रहे थे कि मीडिया एक लाइन में चलती है, मीडिया एक तरफा है, अभी आप कह रहे हैं कि पत्रकारों को प्रताड़ना करती है बीजेपी पार्टी। किसी एक बात को ले उठाना, ये कहां तक जायज है महोदय? जनता ने आपको नकारा है, इसको स्वीकारिए। जनता ने आपको नकारा है, इसको स्वीकारिए। ये वंशवाद और परिवारवाद से बाहर निकलिए। बार बार ईवीएम पे उंगली उठाना, बार बार पत्रकार महोदयों पे उंगली उठाना। गोरखपुर में जिस डॉक्टर ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों की मौत हो गई, उस डॉक्टर को जेल भेज दिया। ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया, जांच नहीं कराई आपने, उसको बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम हाई कोर्ट ने उसको बरी भी कर दिया, छोड़ दिया, उसके बाद आपने बर्खास्त कर दिया अपने अधिकार का प्रयोग महोदय। उत्तर प्रदेश की तो आप बात करें ही ना। उत्तर प्रदेश में लगातार आपको सत्ता से बाहर करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्य जी महाराज जी के नेतृत्व में, एक कुशल नेतृत्व में सरकार चल रही है और भ्रष्टाचार, भय, गुंडाराज समाप्त हो चुका है। जो भी अपराधी, दिमाग खराब है। अभी 7 साल हुआ, इतना अहंकार क्यों है? जो भी गलत काम करता है उस पर बुलडोजर चलाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में सुशासन की सरकार चल रही है। प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 4 सरकारें एक साथ जीती हुई बीजेपी गिर गई थी। अभी आपको आपको ये मालूम नहीं है कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र को अगर आप कब्जा करना चाहते हो, लोकतंत्र को अगर आप सत्ता के आधार पर, तानाशाही के आधार पर चलाना चाहते हो, लोकतंत्र को अगर आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के आधार पर चलाना चाहते हो, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। काट की हाड़ी बहुत दिन नहीं चलती है। आपको मालूम होना चाहिए। देश बहुसंख्यक पे तो आपके नेता चलाने का काम कर रहे हैं। 3 तलाक का विरोध आपके नेता कर रहे हैं। महिलाओं की उम्र अगर 18 से 21 कर दी जाती तो उन्हें आवारा कहने का काम आपके नेता कहते हैं।
शाह बानो से सायरा बानो तक का विरोध आपकी पार्टी करती है। फिर वही आ गया, फिर मुसलमान हिंदू में आ गए। अरे कोई विकास की बात करो ना, तो आपने उठाई ना कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। जो आपके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, क्यों बेचे जा रहे हैं? पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर चल रही है। क्यों गिर रही है? आप इससे बात कीजिए कि हिंदुस्तान की लगातार साख जो 60वें नंबर था 101 पे क्यों पहुंच गया? इनमें सब पे बात कीजिए। वही हिंदुस्तान तलाक, वही हिजाब और नकाब, वही 3 तलाक, इसके अलावा कोई आपके पास नहीं है। तो ये जनता के हित के मुद्दे नहीं है क्या? ये जनता के हित के लिए नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सेवा भाव को देखते हुए पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान किया है। तो ये सब मुद्दे तो चुनाव में आपके स्वतः ही समाप्त हो चुके हैं। कर दिया क्या प्रचंड बहुमत देकर आपके कि आप उसको सजा दो? प्रचंड बहुमत तनाव की छोटी मोटी घटनाओं को ढूंढकर समाज में जहर बोने का काम कर रहे हैं। कभी जाति के नाम पर तो कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसको भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है और वंशवाद और परिवारवाद के देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, वंशवाद और परिवारवाद को खत्म करने का काम अब भारत की जनता ने कर लिया है। कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद महोदय इस कदर हावी हो गया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के सामने नतमस्तक है। जिसका पिता सीमा में शहीद होता है, उसका लड़का भी मेडल लेके आता है, वो भी देश में इतिहास बनाता है। जो जिनके खून में होता है देश के लिए मरना खपना, वही कर सकते हैं। हमारे यहाँ आजादी के बाद हमने महात्मा गांधी खोया देश के लिए, हमने आजादी के बाद खोया इंदिरा गांधी को देश की एकता के लिए, हमने खोया है आतंकवाद से लड़ते हुए राजीव गांधी को देश के प्रधानमंत्री थे। आपके यहाँ कोई एक मिसाल है जो तुलना कर सको? परिवारवाद कहना आसान है, बताओ ना तुम्हारे खानदान में रखने के लिए लगातार देश के लिए सेवा देने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार में जिस तरीके से कांग्रेस के चिंतन शिविर जो चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ रटी रटाई जो बातें हैं जिनसे गांधी परिवार खुश होता है, जिससे परिवारवाद हमेशा हावी रहता है। कांग्रेस की कोई नई सोच नहीं है, ना कोई नया विजन है, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति पार्टी कर रह गई है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कारण ही कांग्रेस पूरे देश में सिमट चुकी है और आने वाले समय में मैं विश्वास दिलाता हूँ भारत की जनता के आशीर्वाद के बल पर कि जो 2 राज्यों में बची हुई है वहां से भी कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। भारत की जनता करेगी। ये जो आपका परिवार है, संघ परिवार, मोदी परिवार, ये झूठ और लफाज पर टिका हुआ है। अंकित मिश्रा जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस विषय पर आज डिबेट बुलाई गई थी कांग्रेस का चिंतन शिविर, एंकर महोदय, क्या मैं सही बोल रहा हूं? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जो ये कांग्रेस का चिंतन शिविर है, हमें लगता है ये चिंतन शिविर नहीं है, चिंता शिविर होकर रह गया है। चिंता शिविर होकर इसलिए रह गया है कि चिंतन शिविर में सबसे ज्यादा कांग्रेस ही चिंतित हो रहा है। जो कांग्रेस के पार्टी की ओर से चिंतन शिविर लगाया गया, इससे सबसे ज्यादा चिंतित होने का काम कांग्रेस ही कर रहे हैं। जब मैं कांग्रेस के चिंतन शिविर को देखता हूं तो मुझे कुछ पंक्तियां आज याद आ जाती हैं। मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। कांग्रेसी सिर्फ और सिर्फ वहां समय पास करने का काम कर रहे हैं। जिस पार्टी के शीर्ष परिवार में स्वयं 3-3 नेता हों, 3-3 टिकट लेते हों, वो एक परिवार एक टिकट की क्या बात करेंगे? इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। तभी मैं कह रहा हूं ये चिंतन शिविर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पर्यटन के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वापस हम उसी सवाल पे पहुंचेंगे। मदन मोहन जी, जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये राहुल गांधी ने जो बताई है चिंतन शिविर में, किस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है, इस पे क्या कहेंगे आप? जो देश की चिंता करते हैं वही चिंतन करते हैं। भारतीय कांग्रेस एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका आजादी के आंदोलन से लेकर देश के विकास में योगदान रहा है। और जब देश में कुछ आती हैं कि देश में लोग चाहें कि हम हिंदू मुसलमान के नाम पे बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के हिसाब से अपने एजेंडे पर सत्ता पर पहुंचने के लिए अगर देश को कमजोर करने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस उस पर चिंता, और कांग्रेस इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है क्योंकि हम नहीं चाहते कि भारत में किसी प्रकार से भय और संशय का वातावरण पैदा हो।
आजादी के बाद इस देश में महात्मा गांधी के आह्वान पर ये हुआ कि जो जिसको जाना हो पाकिस्तान जाए, जिसको न जाना हो वो हिंदुस्तान रह सकता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो अल्पसंख्यक अपनी कौम पर जिसने विश्वास नहीं किया, जो कौम के आधार देश बंटवारा हुआ, जिसने भारत पर विश्वास किया, जिसने महात्मा गांधी और नेहरू पर विश्वास किया, आज उसको आप बताते देशद्रोही बताते हो। जिसने अपनी कौम पर विश्वास नहीं किया, जिसका बेटा जब अमेरिका से युद्ध हो, जब पाकिस्तान से युद्ध होता है, अमित जैसा आदमी अपने आप को शहादत करके अमेरिकी पेटेंट टैंक को तोड़ता हो, इसमें एक नहीं सैकड़ों वैसे उदाहरण, सलमान जैसे, मेजर सलमान जैसे लोग जिन्होंने देश में यहाँ वीरता पदक प्राप्त करके देश में मिसाल कायम की, आज उसको संशय और भय के घेरे में खड़ा करते हो। आज लोगों के बीच में, और आप जब कश्मीर में आपका एक देवेंद्र नाम का आपका पकड़ा जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिसको वीरता पदक दिया था, जो आतंकवादियों को अपनी जीप में बैठा के ले जा रहा है, आज उसका पता है कहां पर है? उसके गवर्नर सरकार ने उसको मदद कर छुड़ाया, क्योंकि वो जानता था कैसे RDX आया था, कैसे ये खेल किया गया था, सैनिक मारे गए थे। आज ये देश के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आज इस पर आपको चिंतन करना और गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान में हो क्या रहा है? आज ये जनतंत्र के नाम पर, सत्ता के नाम पर जो खेल हो रहा है कि आप एक कौम के, अगर आप कहते हो हम सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी एक भी मुसलमान को कोई टिकट देती है? कैसा सबका साथ सबका विकास है? आप ये जो इस प्रकार की बात करते हो कि हम सबके लिए काम करने जा रहे हैं, आज सरकारी नौकरियों में बंद कर दिया है और ठेके पे सब नौकरियां करा, रेलवे में चले जाए 4,000 5,000 में दलित और वाल्मीकि काम कर रहे हैं। क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या घर बनाएंगे? सब ठेके पे काम कर रहे हो। अंबानी अडानी के लोग ठेका ले रहे हैं, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक का। इस देश में जो गरीब को कुचलने का काम किया जा रहा है और अपने दो कुछ पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है। आज आपको सोचना होगा और चिंतन करना होगा कि विकास पर चर्चा नहीं होती है, नौकरी पर चर्चा नहीं होती है, देश की अस्मिता पर चर्चा नहीं होती है। कोई प्रधानमंत्री आज तक आजादी के बाद ऐसा हुआ है जो पत्रकारों के सवाल का जवाब न दे सके? ऐसा कहीं देखा है हिंदुस्तान पत्रकार? हमारे प्रधानमंत्री आजादी के बाद 70 साल जब विदेश से आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पत्रकारिता जगत बहुत निर्भीक और निष्पक्ष होकर अपना काम कर रही है, तो पत्रकारिता जगत पे तो सर्वप्रथम आप उंगली उठाना बंद करें। और कांग्रेस का चिंता शिविर उठ के रह गया है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। नहीं चलता अखबारों में 3-3 पेज के विज्ञापन आप रोज दीजिए और अपनी तारीफ छपवाइए, आप जनता के सवालों का जवाब दीजिए जो पत्रकारों के माध्यम से लिया जाता है। जनता के सवालों का जवाब देने से सरकार क्यों डरती है? आप कोई अगर जेपीसी से जांच की बात होती पार्लियामेंट में तो आप डरते क्यों हैं? जेपीसी तो भारत सरकार की बनाई हुई है, उससे क्यों जांच कराने में डरते हैं? चाहे राफेल का मामला हो, चाहे पेगासस का मामला हो, डरते क्यों है? बहुमत आपका है, आपके ज्यादा लोग उसमें जांच में होंगे, लेकिन जानते हैं कि वो हो गए तो उसमें जो कागज मांगे जाएंगे देना पड़ेगा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। तो आप उससे डरते क्यों हैं? इसलिए डरते हैं कि आपके मन में खोट है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, कहीं कहीं कमियां सामने आ जाएंगी। आज जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी, सच्चाई होनी चाहिए। आज इस देश में जो हो रहा है देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज लोगों को नौकरियों के नाम पे ठगा जा रहा है। सरकारी नौकरियां, रोज पेपर लीक होते हैं। क्यों लीक होते हैं भाई? चाहे बिहार में हो, चाहे रेलवे की हो, कैसा पेपर आप बनाते? कई सरकार इसलिए उनकी एज पार हो जाए। जिन्होंने इम्तिहान दिया उनसे पैसे लिए गए, फिर पेपर लीक हो गया, अब उनका एज पार हो गई। आप इस तरह से जो जनता के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? आप जनता को धोखा मत कीजिए, जनता के साथ एक मुझे बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से उभर के कभी आगे आ पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद से निकलकर क्या कभी आगे आ पाएगी? क्या राजस्थान में होने वाले आगजनी प्रशासनिक अकस्मिकता, पत्थरबाजी और दंगे के कारण जो चल रहा है, क्या वो आपको नहीं दिख रहा है? कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर से कांग्रेस की ही चिंताएं बढ़ने वाली हैं और ये सिर्फ और सिर्फ चिंता शिविर बनकर रह जाएगा। भाई ठीक है, आपको जो लगे वो कहिए, आपको कहना चाहिए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के अलावा देश के एक अच्छे नागरिक हैं। अच्छे नागरिक के नाते आपकी पार्टी अगर कोई कमियां कर रही हैं तो उनको उजागर कीजिए। आपका भाई, लड़का, भतीजा होगा जिसको सरकारी नौकरी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही छोटा सा मैं कार्यकर्ता हूं और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि वंशवाद और परिवारवाद, भाई भतीजावाद जैसी पार्टियों को देश से नकारने का काम देश की जनता ने किया है। ठीक है, समय का मैं अंकित मिश्रा जी आखिरी सवाल लेते हैं।
समय को देखते हुए एक आखिरी सवाल लेते हैं कि जो ये यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, ये कितनी फायदेमंद होगी कांग्रेस पार्टी के लिए? जो अपना अस्तित्व खत्म धीरे धीरे हो रहा है, कितनी फायदेमंद हो सकती है? अंकित मिश्रा जी, यात्रा के माध्यम से बीजेपी से अंकित मिश्रा जी। मैंने तो एंकर महोदय बताया कि ये जो भी ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना परिवारवादी पार्टी के रूप में रह गई है। और कांग्रेस जो बेपटरी हो चुकी है उसको दोबारा पटरी पर लाने की चाहे जितनी कवायद कर लें, लेकिन जनता अब कांग्रेस की वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को स्वीकार नहीं करने वाली है। और चिंतन की गंभीर मुद्रा में सत्ता के लिए कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ परिवार शरणम गच्छामि का दोहरान कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, सरकार के कार्यकाल का जब मूल्यांकन होगा तो सिर्फ ये कहा जाएगा कि पूरी सरकार परिवार शरणम गच्छामि के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मुसलमान पे मंदिर मस्जिद का केवल काम करती रही, देश के विकास के लिए एक रत्ती काम नहीं किया, देश की जनता के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया, नौजवानों के लिए कोई काम नहीं किया, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, दलितों के लिए कोई काम नहीं। लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के पथ पर आगे बढ़ने का काम और देश को आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रही है। देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और देश में परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार जैसी पार्टियों का नकारना देश की जनता ने किया है। और देश को बचाने के लिए और देश को मूल्य लिस्ट बनाने के लिए वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ ही देश को आगे आना होगा। जी मदन मोहन जी क्या कह रहे थे? जी कहिए। अरे भाई, इस देश में जो भी वादा इन्होंने किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उसकी कोई चिंता नहीं। अच्छे दिन कहां से आ जाए? सबके साथ विश्वासघात, सबके साथ धोखा, ये कैसे काम चलेगा? किसानों के साथ आप धोखा करते हो, 50 किलो की खाद आप 45 किलो बोरी कर देते हो, कीमत और बढ़ा देते हो। वो डीजल अंकित मिश्रा जी, बार बार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी उद्योगपतियों का खाली साथ दे रही है, जो गरीब है देश के, जो किसान है देश के, जो बेरोजगारी है देश में, जो महंगाई है देश पे, इन मुद्दों पर बीजेपी क्यों नहीं बात करती है? इसको बीजेपी क्यों नहीं देखती है? जी अंकित जी। भारतीय जनता पार्टी लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मूल मंत्र को लेते हुए आम जनता के बीच में है। लगातार गरीबों की जो मूलभूत समस्याएं हो, चाहे घर घर शौचालय, कह रहा है बीजेपी पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है, आप कह रहे हैं कि सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। क्या मुझे बताइए, क्या जब राशन बटा जाता है तो क्या ये कहीं कहा जाता है कि मोहनलाल को दिया जाएगा, अब्दुल्ला को नहीं दिया जाएगा? क्या जब मोदी जी के कहीं उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बढ़ता है तो क्या कहा जाता है कि नजमा को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सन्नों को ही दिया जाएगा? जवाब दीजिए मदन जी। क्या नाम और धर्म पूछ करके राशन दिया जाता है? क्या नाम और धर्म पूछ करके आवास दिया जा रहा है? क्या नाम और धर्म पूछ करके रोजगार दिया जाता है? आपने जिस गरीब को सिलेंडर दिया वो दोबारा भराने की आपकी रिपोर्ट आई है, जिनको सिलेंडर दिया गया वो दोबारा भरा नहीं पाए। आपने 400 रुपए का सिलेंडर दिया और 1000 रुपए कीमत कर दी। आपने उन्हीं को दिया सिलेंडर, उन्हीं से कीमत ले ली, 2 बार भराया तो आपने 1000 रुपए कीमत उनसे ले ली। आपने जो आपके गल्ले की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, ये कोविड के समय चुनाव के लिए आपने दिया। अब आपने उनकी वापसी की बात कर रहे हो कि जिनके पास पंखा होगा, जिनके पास स्कूटर होगा, उनसे वापसी लेंगे और इतने गुना वापसी लेंगे। आपने तो किसी को छोड़ा ही नहीं है। आप वोट ले लेते हो, वोट लेने के बाद जो वादा करते हो उसके विपरीत आप काम करने लगते हो। आपका तो कम से कम देश के लिए कुछ सोचो ना। सत्ता तो बहुत थोड़े दिन रही, आती जाती रहती, चली जाएगी, लेकिन देश के लिए सोचो। आजादी की लड़ाई कुछ नहीं कर सके तो आजादी के बाद सत्ता मिली वो तो कुछ कर लो, लेकिन कुछ नहीं करना आपको। केवल देश में आपका जो कार्य गिना जाएगा तो क्या किया जाएगा? आपने अपने कार्यकाल में किया, कौन सा काम किया? कौन से बड़े बड़े आपने IIT बनवा दी? भाई नेहरू जी तो IIT बनाई, एम्स बनाए, बड़े बड़े कारखाने लगवाए। आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया? बताइए, एक काम को गिरा दीजिए, कोई काम किया हो? सबसे ज्यादा देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सबसे ज्यादा वो भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जिसका सपना देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों ने देखा था। क्या पोस्ट ऑफिस से लेकर अस्पताल तक गांव गांव पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया? आपने क्या किया? कौन सा काम तो बताइए। घर घर शौचालय जैसी मूलभूत समस्या को निदान करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये सिर्फ वही सोच सकता है जो आम जनता के गरीब के बीच से होकर निकला हो, जो चांदी के चम्मचों में जिन्होंने खाना खाया हो, जो सोने के पालनों में झूला झूले हो, वो गरीबों का सुख दुख क्या जानते होंगे? जिसको कहते हो गरीबों सोने के, हाँ वो थे,
बड़े वकील थे, बड़े बाप के बेटे थे, उसके बाद भी 12 साल आजादी की लड़ाई में जेल रहे। तुम्हारा नेता, तुम्हारे नेता का बाप है, तुम्हारे नेता का चाचा ताऊ को जेल रहा आजादी की लड़ाई में? आप एक उदाहरण बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और उसका मूल लक्ष्य भारत को उस ऊंचाई पर लगातार पहुंचाना है जिसका सपना देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों ने देखा था। और देश की आम जनता या देश की जो भी गरीब जनता है उसको परेशानी को दूर करने का काम वही कर सकता है जो गरीब जनता के बीच से निकल करके आया हो, जिन्होंने चांदी की चम्मचों में खाना खाया है, सोने के पालने में जो झूले हैं, उनको गरीब की जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं हो सकता है। जो बार बार विदेश चले जाते हो, उनको गरीब की जनता से क्या सुख दुख से मतलब है? नहीं, जो कंगना रनौत को देते हो, जेट सिक्योरिटी बैठते हो, उनसे के लिए बात करते हो। जो बिना पढ़ी लिखी स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बना देते हो, उनकी आप बात करो। कांग्रेस में कांग्रेस ने अंबेडकर को वित्त मंत्री वो बनाया, कानून मंत्री बनाया, वो कोई बड़े आदमी थे क्या? उनके मंत्रिमंडल में आपके उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया, वो कोई बड़े आदमी थे क्या? हम कह सकते हैं कि हम सबका साथ विकास, सबका विकास की बात कर सकते हैं क्योंकि हमने भेदभाव नहीं किया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज के लिए विदेश भेजा। हम कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, देश को साथ लेकर चलते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि रोज सीबीआई ईडी पता लगा चिदंबरम के यहाँ 8 जगह छापे, उनके यहाँ 12 जगह छापे। तुम्हारे दल में जो शामिल हो जाए वो साफ। अभी हार्दिक पटेल गए, सब मुकदमे खत्म। महाराष्ट्र लटकाने भटकाने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार करती है और इसीलिए देश की जनता ने उसको नकारने का कार्य कर दिया है। देश की सियासत में अब वंशवाद और परिवारवादी पार्टियों का कुछ भी अस्तित्व नहीं रहने वाला है। देश अब वंशवाद और परिवारवाद से निकलकर आगे बढ़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी का जो इकोसिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ देश को ठीक है, समय कम है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कांग्रेस पार्टी से। जी अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय कम है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है कांग्रेस की, ये एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ने जा रही है। जो कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर से शुरुआत होगी और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जाएगी। तो ये जो अस्तित्व की लड़ाई है, कितनी इसमें खरी उतरेगी कांग्रेस पार्टी? इस पे एक आखिरी जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद खत्म करते हैं इस डिबेट को। की लड़ाई नहीं है, ये जनता के मन में जो भय और संशय का वातावरण है उनमें आत्मविश्वास पैदा करने की लड़ाई है कि हम लोग आपके बीच में, हम कांग्रेस आपके साथ में है। न डरने की जरूरत है, न दबने की जरूरत है। देश को मजबूती के साथ एक रह करके देश को विकास के रास्ते पर ले जाने की जरूरत है। हम सत्ता के दबाव में कोई काम नहीं करेंगे, हम देश के हित के लिए कोई काम करेंगे। सरकार अगर कोई देश हित में काम करती तो हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर सरकार देश को दबाने का, देश में अत्याचार करने का, देश के किसानों को कुचलने का काम करेगी, नौजवानों के साथ धोखा देने का काम करेगी, वादा करके कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नहीं देगी। अगर आप यहाँ पर सब सरकारी संस्थानों को बेचने का काम करेगी तो कांग्रेस उसके खिलाफ खड़ी है। अगर आप हिंदू मुसलमान के नाम पे किसी में नफरत पैदा करने, किसी को भय पैदा करने का प्रयास करोगे, हरिजन और गिरिजन के नाम पर लड़ाई करोगे, अगर और पिछड़े के नाम लड़ाई करोगे, तो कांग्रेस सबको साथ लेकर, सबका विश्वास लेकर आग उनके साथ चट्टान तरह खड़ी है। ये काम कांग्रेस किसी कीमत पर नहीं होने देगी और न ही भारतीय जनता पार्टी की सपने को साकार होने देगी कि देश में किस तरह को हम देश में किस तरह का बंटवारा, तोड़ फोड़ या भय और संशय की राजनीति हम किसी को करने देंगे। ये अनुमति कांग्रेस पार्टी जब तक है, किसी सरकार को ऐसी अनुमति नहीं देगी और इसके लिए कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी और लोगों को में आत्मविश्वास पैदा करेगी। ऐसी सरकारों के खिलाफ हमको खड़ा होना है और देश को एक रखना है, मजबूत रखना है, देश को विकास के रास्ते पर ले जाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी अब 2 अक्टूबर को ये यात्रा निकाल सकती है, जो ये कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक यात्रा करेगी। और ये यात्रा कहा जा रहा है कि किसी भी वाहन के द्वारा भी हो सकती है, पैदल भी की जा सकती है। कयास लगाया जा रहा है कि 10 किलोमीटर प्रतिदिन ये यात्रा तैयार होगी और चलेगी और लगातार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी। और अपनी सियासी जमीन को खो चुकी कांग्रेस, उसे वापस लाने के लिए अब एक बार ये फिर मेगा प्लान बनाया है और उसकी तैयारी जोरों शोरों पर लगाए हुए है। वजूद को वापस लाने की तैयारी में है ये कांग्रेस पार्टी। तो आज के यलगार हो में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज।